हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ रहे थे। तो अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले कारक में हम आपको पढ़ाए थे अभिकारक की सांद्रता पढ़ाए थे। हम बताए थे कि ज्यादातर अभिक्रियाओं में ऐसा देखा जाता है कि जैसे जैसे अभिकारक की सांद्रता बढ़ती है अभिक्रिया का दर भी बढ़ता है। हाँ, ये जरूर है कि यह कथन सभी अभिक्रियाओं के लिए सही नहीं है, ध्यान रखना। कुछ ऐसी भी अभिक्रियाएं हैं जिसमें अभिक्रिया का दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, ये बताया गया था। अभिक्रिया की सांद्रता पर ही एक हम लोग का नियम आया था जिसको हम लोग कहते थे द्रव्यमान क्रिया नियम। द्रव्यमान क्रिया नियम कहता था कि किसी भी अभिक्रिया का दर अभिकारक की दी गई पूरी मात्रा पर निर्भर करता है, ध्यान रखना है। नहीं, लेकिन यह नियम सभी प्रकार के अभिक्रियाओं के लिए सही साबित नहीं हुआ। यह नियम सिर्फ अत्यंत तीव्र गति की जो अभिक्रिया होती है उस पर लागू होता है, बाकी किसी भी अभिक्रिया पर यह नियम लागू नहीं होता है, ध्यान रखना है। तब आगे चलकर हम लोगों का एक ऐसा समीकरण आया जो सभी प्रकार की अभिक्रियाओं पर लागू होगा। नहीं, एक ऐसा समीकरण आएगा जो सभी प्रकार के अभिक्रियाओं पर लागू होगा, ध्यान रखना है, जिसको कहा गया प्रायोगिक वेग नियम समीकरण। क्या हम कह रहे हैं कि एक अब ऐसा समीकरण आने वाला है जो समीकरण सभी प्रकार के अभिक्रियाओं पर लागू होगा। नहीं, जिसको हम लोग कहेंगे प्रायोगिक वेग नियम समीकरण या सिंपली वेग नियम समीकरण, ध्यान रखना है। दिक्कत है? चलो तो देखते हैं। अब देखा जाए, यहां से अगला हम लोग का पॉइंट आ रहा है, ध्यान से देखो, एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ इक्वेशन। नहीं, या सिंपली उसको रेट लॉ भी कहा जाता है, ध्यान रखना है। तो एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ इक्वेशन इसको हिंदी में कहें तो हम लोग कहेंगे प्रायोगिक वेग नियम समीकरण या सिंपली रेट लॉ यानी वेग नियम। देखो तो अब प्रायोगिक वेग नियम समीकरण की बात करें तो प्रायोगिक वेग नियम समीकरण जो है ये क्या कहता है? ये कहता है किसी भी अभिक्रिया का दर अभिकारक की दी गई पूरी मात्रा पर निर्भर नहीं करेगा। अभिक्रिया का दर अभिकारक की उसी मात्रा पर निर्भर करता है जो समय के साथ खर्च होती है, ध्यान रखना है। क्या कहता है? किसी भी अभिक्रिया का दर ध्यान रखना है। तो किसी भी अभिक्रिया का जो दर है, ठीक है,
वो अभिकारक की उसी मात्रा पर निर्भर करता है जो समय के साथ क्या होती है, खर्च होती है। बोलो दिक्कत है इसमें? ठीक है, जैसे देखो तो हम लोगों को मान लो कोई अभिक्रिया दी हुई है, ए प्लस बी, ये कन्वर्ट कर रहा है सी डी में, ध्यान रखना है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि अभिकारक की जो शुरुआती मात्रा थी, शुरुआती मात्रा वो हम लोग कितनी है, ए, इसकी मात्रा कितनी है, बी। लेकिन समय के साथ खर्च हम देखें तो ए में से खर्च हो गया अल्फा, बी में से खर्च हो गया बीटा। कितना खर्च हो गया? ए में से खर्च हो गया अल्फा और बी में से खर्च हो गया बीटा। ध्यान रखना है। तो वेग नियम समीकरण के अनुसार, वेग नियम समीकरण के अनुसार, वेग नियम समीकरण के अनुसार अभिक्रिया का दर यानी कि आर बराबर होगा के कंसंट्रेशन ऑफ ए कौन है, अभिकारक, अभिकारक का पावर क्या लिखेंगे, अल्फा, और कंसंट्रेशन ऑफ बी का पावर क्या लिखेंगे, बीटा। ध्यान रखना है। यानी वेग नियम समीकरण कहता है कि अभिक्रिया का जो दर है, अभिक्रिया का जो दर है वो कोई जरूरी नहीं है कि अभिकारक की दी गई पूरी मात्रा पर निर्भर करेगा। समय के साथ जो अभिकारक की मात्रा खर्च होती है उसी पर अभिक्रिया का दर क्या होगा, निर्भर करेगा। ध्यान रखना है। सोचो यही अगर हम लिखे होते द्रव्यमान क्रिया नियम, द्रव्यमान क्रिया नियम के अनुसार, तो बताओ द्रव्यमान क्रिया नियम के अनुसार हम क्या लिखते हैं इसको, आर बराबर के, ए का पावर कितना, ए, और बी का पावर कितना, बी, लिखते ना? नहीं। तो ये जो है प्रत्येक अभिक्रिया के लिए सही है। यह समीकरण प्रत्येक अभिक्रिया के लिए सही है। लेकिन ये जो समीकरण हम लिखे हुए हैं, क्या यह समीकरण प्रत्येक अभिक्रिया के लिए सही है? नहीं। ध्यान रखना है, यह समीकरण प्रत्येक अभिक्रिया के लिए सही नहीं है। यह जो समीकरण है वो प्रत्येक अभिक्रिया के लिए सही नहीं है। ध्यान रखना है, जबकि ये सबके लिए सही है। अब इस समीकरण में तुम देख सकते हो कि जो अल्फा है, नहीं, अल्फा का जो मान है, अल्फा का मान ए के बराबर नहीं, ए के बराबर भी हो सकता है या उससे अलग भी हो सकता है, या उससे भी क्या हो सकता है, अलग, या उससे अलग भी हो सकता है। बोलो, बोल सकते हैं कि नहीं? कि जो ए का यहां पर हम लिए हुए हैं, अभिकारक की मात्रा हम लिए हुए हैं यहां पर कितना, ए, नहीं, तो ये जो अल्फा है, इस अल्फा का मान ए के बराबर भी हो सकता है अगर पूरा अभिकारक खर्च होने लगे। समय के साथ अगर पूरा का पूरा अभिकारक खर्च हो जाए तो क्या अभिक्रिया का दर अभिकारक की दी गई पूरी मात्रा पर निर्भर करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। जैसे कम्बसन ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल का दहन अभिक्रिया, नहीं, तो उसमें पूरा का पूरा पेट्रोल खर्च हो जाता है, तो वहां पे अभिक्रिया का दर पेट्रोल की दी गई पूरी मात्रा पर निर्भर करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो हम लोग को ध्यान रखना है कि अल्फा का मान जो है वो ए के बराबर भी हो सकता है, नहीं, या ए के अलावा कुछ और भी होता है, ए से कम भी हो सकता है। ध्यान रखना है। सेम एज अगर हम बात करें बीटा का मान, नहीं, तो बीटा का मान भी क्या कहेंगे, बीटा का मान बी, बीटा का मान बी के बराबर या उससे अलग हो सकता है। ध्यान रखना है। तो जब
अभिक्रिया का दर अभिकारक की दी गई पूरी मात्रा पर निर्भर करेगा। जब अभिक्रिया का दर अभिकारक की दी गई पूरी मात्रा पर निर्भर करेगा। क्या ही कर रहा है? क्या कर रहे हैं? तो अल्फा का मान ए के बराबर हो भी सकता है या उससे अलग भी हो सकता है, और बीटा का मान बी के बराबर या उससे अलग भी हो सकता है। नहीं तो दी गई मात्रा के या तो बराबर होगा या उससे कम हो सकता है। ध्यान रखना है, दी गई मात्रा जितनी रहेगी उसके या तो बराबर होगा या से उससे कम हो सकता है। ध्यान रखना है। तो ये पॉइंट हम लोग को ध्यान रखना होगा। बोलो, इतना में दिक्कत है किसी को भी? चलो, तो यहां से हम लोग को समझ में आ गया कि भाई प्रायोगिक वेग नियम समीकरण जो है वो क्या करे। अब जैसे कुछ, हाँ एक बात और समझ लें। देखो तो हम लोगों को यहां पर जो समीकरण आया आर बराबर के ए का पावर अल्फा और बी का पावर क्या आया? बीटा। ये वैल्यू आया। नहीं तो यहां पर हम लोग को ध्यान रखना है कि प्रायोगिक वेग नियम समीकरण में अगर ध्यान दें तो ए का पावर अल्फा है और बी का पावर क्या आया है? बीटा आया है। नहीं तो यहां जो अल्फा और बीटा का मान है, ये अल्फा और बीटा का मान एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही ज्ञात किया जा सकता है। अल्फा और बीटा का मान कैसे प्राप्त करेंगे? एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। किसी संतुलित अभिक्रिया को देखकर क्या अल्फा और बीटा का मान निकाला सकता है? नहीं। ध्यान रखना है। तो यहां से क्लियर करेंगे कि अल्फा तथा बीटा का मान, अल्फा तथा बीटा का मान प्रयोग के द्वारा ही ज्ञात किया जा सकता है। ध्यान रखना है, अल्फा तथा बीटा का मान प्रयोग के द्वारा ही ज्ञात किया जा सकता है। नहीं, ध्यान रखना है, किसी संतुलित अभिक्रिया को देखकर, किसी संतुलित अभिक्रिया को देखकर, किसी संतुलित अभिक्रिया को देखकर अल्फा तथा बीटा का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता है। बोलो, दिक्कत है? नहीं तो ऐसा नहीं कि आपको कोई रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है, और कोई बोले कि भाई वेग नियम समीकरण लिखो, तो वेग नियम समीकरण आपको लिखना है तो आप संतुलित अभिक्रिया देख लिए, आप फट दे अल्फा बीटा का मान पावर कितना बैठाना है आप देख के बता दीजिए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप संतुलित अभिक्रिया को देखकर अल्फा और बीटा का मान कब लिख सकते हैं? जब आपको कहा जाए कि अभिक्रिया अत्यंत तीव्र गति की अभिक्रिया है, उसी समय अल्फा का मान ए के बराबर होता है और बीटा का मान बी के बराबर होता है। अन्यथा हम लोग संतुलित अभिक्रिया को देखकर अल्फा और बीटा का मान नहीं निकाल सकते हैं। एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही अल्फा और बीटा का मान निकाला जा सकता है। ठीक, अब कैसे निकालेंगे भाई? कौन सा एक्सपेरिमेंट दिया रहेगा? नहीं कि हम लोग अल्फा और बीटा का मान निकाल लेंगे। तो थोड़ा देखा जाए क्या क्वेश्चन दिया रहता है, देखा जाए। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। नहीं, उन क्वेश्चंस को ध्यान से देखा जाए। यहां क्या लिखा हुआ है? एक्सपेरिमेंट वैल्यू। ये एक्सपेरिमेंट नंबर दिया हुआ है, पहला एक्सपेरिमेंट है। तो पहला एक्सपेरिमेंट में ये एनओ का मात्रा दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? पहला एक्सपेरिमेंट में एनओ का मात्रा अभिकारक है, एनओ का मात्रा 0.30, O2 का मात्रा, फिर ये बता रहा है जब एनओ का मात्रा 0.30 है और O2 का मात्रा 0.30 है, उस समय अभिक्रिया का दर दे दिया है 0.096 दिया हुआ है। दिक्कत है? फिर एक्सपेरिमेंट नंबर 2 किया गया, उसमें फिर से एनओ का मान दिया गया, O2 का मान दिया गया और अभिक्रिया का दर दिया हुआ है। दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? फिर एक्सपेरिमेंट नंबर 3 किया गया, फिर एक्सपेरिमेंट नंबर 4 किया गया और सबका वैल्यू आपको दिया हुआ है। तो सेम यही डाटा आपको दिया रहेगा। नहीं, और आपको लोग क्या लिखा हुआ है? आर बराबर के, एनओ का पावर कितना? अल्फा, और O2 का पावर बीटा, और क्या कर रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। बस में आ रहा है। अब आपको अल्फा और बीटा का मान निकालना है।
ऐसे वैल्यू दिया रहेगा और इन वैल्यू के मदद से आपको अल्फा और बीटा का मान निकालना है। नहीं तो देखो निकालने का तरीका, एक तरीका है कि हम लोग बाई ट्रिक निकाल सकते हैं। नहीं तो बाई ट्रिक कैसे निकालेंगे, थोड़ा समझो, ध्यान से मेरी बात को देखो। हम बोल रहे हैं मेरी बात को देखो, बात थोड़े दिखाया जाता है जी, मेरी बात को सुनो। नहीं, यहां पर देखो, देखा जाए। अब हमको ध्यान रखना है, एनो का वैल्यू निकालना है, यानी एनो का पावर अल्फा निकालना है। क्या निकालना है, एनो का पावर अल्फा। तो अगर एनो का वैल्यू निकालना है तो O2 को पकड़ो और देखो O2 कहां कहां कांस्टेंट है। तो O2 कहां कहां कांस्टेंट है, फर्स्ट और सेकेंड में, थर्ड और फोर्थ में। तो कोई दो कांस्टेंट ले लो, मान लो हम लोग को फर्स्ट और सेकेंड यहां पे कांस्टेंट है, O2 यहां पर कांस्टेंट है। तो जहां पर O2 कांस्टेंट है वहां पर एनो को घेर दो। हम क्या बोले, जहां पर O2 कांस्टेंट है वहां किसको घेरना है, एनो को, और किसको घेरना है, रेट को। बोलो दिक्कत है। चलो ये 30 से 60 हुआ है, कितना गुना बढ़ा, 2 गुना। ये समझ में आ रहा है। चलो 96 से 384, 4 गुना। अब 2 है, ये 4 है, उन दोनों नंबर को बराबर करना है। तो बताओ इसका पावर कितना दें, 2। तो यही तो पावर निकालना था, अल्फा का मान निकलेगा। चलो अब हमको निकालना है किसका मान, O2 का पावर बीटा। तो देखो O2 का जब मान निकालना है तो देखो एनो कहां कांस्टेंट है, एनो कहां कांस्टेंट है, फर्स्ट में, थर्ड में, या सेकंड फोर्थ में, कोई ले लो। मान लो फर्स्ट और सेकंड में क्या है, कांस्टेंट है। तो इसका फर्स्ट और सेकंड घेरो, फर्स्ट और थर्ड सॉरी, और इसका भी फर्स्ट और थर्ड घेर दो, घेर दिए। अब ध्यान दो 30 से कितना हुआ है, 60, 30 से 60, 2 गुना। 96 से 192, 2 गुना। दोनों को बराबर करने के लिए इसका पावर कितना दिया जाए, 1। तो बीटा का मान कितना आएगा, कुछ समझ में आया, दिक्कत है इसमें, नहीं। अब दूसरा तरीका है कि हम लोग जैसे एनसीईआरटी में दिया हुआ है उस तरीके से कैसे बनाएंगे, अब उसको समझ के बनाया जाए। एनसीईआरटी का होता है क्या कि भाई आपके पास 4 एक्सपेरिमेंट हैं, इन चारों एक्सपेरिमेंट से आप 4 समीकरण बना लीजिए। क्या बनाइए, 4 समीकरण बनाइए। तो चलिए 4 समीकरण बनाते हैं। हमारे पास ये दिया हुआ है। चलो पहला एक्सपेरिमेंट में आर का मान देखो कितना है, 0.096। तो हम देखो आर के जगह पर लिख रहे हैं 0.096, आर के जगह पर बराबर के उतार दिए। एनो का मान फर्स्ट एक्सपेरिमेंट कितना है, 0.30 का पावर कितना, अल्फा, और O2 का मान कितना है, 0.30 का पावर कितना, बीटा। ये इक्वेशन 1 बन गया। बोलो दिक्कत है। वैसा ही समीकरण 2 बनाओ। चलो फिर से आर का मान समीकरण 2 में 0.384, तो लिख रहे हैं देखो 0.384 बराबर के। चलो वैल्यू कितना है, आगे बोलो, ये क्या बन गया, समीकरण नंबर 2। अब मान लो 2 समीकरण बनाए, ऐसे ही 3 बनाते, ऐसे ही 4 बनाते। नहीं, अब हम क्या कर रहे हैं, 1 डिवाइडेड बाई 2। हम क्या कर रहे हैं, 1 को 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं, 1 और 2 को डिवाइड कर दे रहे हैं। तो ये बताओ 96/384, 1/4 आएगा। चलो बराबर के से के कट जाएगा, कट जाएगा। 30/60, 1/2 का पावर अल्फा आएगा। चलो 30/30, 1 का पावर क्या आ जाएगा, बीटा। इतना में दिक्कत। अब ये बताओ 1/4 को 1/2 का स्क्वायर लिखे तो दिक्कत है, नहीं। अच्छा 1/2 का पावर अल्फा लिखे, आई 1 का पावर बीटा, तो गुना 1 ना आएगा जी, कि 1 का पावर कुछ भी रखेंगे तो 1 आता है, नहीं। अब बताओ 1/2 स्क्वायर, 1/2 का पावर अल्फा, दोनों का बेस सेम हो गया, तो अल्फा का मान कितना आ गया, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। ऐसे भी निकालते हम लोग अल्फा का मान 2, बिना कॉपी कलम यूज किए हुए। निकाले कि नहीं निकालते, निकालते। अब ऐसा ही बीटा का मान निकलेगा कि नहीं निकलेगा। फिर हम लोग समीकरण बनाएंगे, नहीं ऐसे ही 3-4 समीकरण, फिर किसी दो को डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करके हम लोग बीटा का मान निकाल सकते हैं कि नहीं निकालते हैं। ये समझ में आया, नहीं। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। तो सेम इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है, जिसको आप बनाएंगे, बनाइए।
चलिए देखा जाए, दो तीन तरह के आंसर आ गए हम लोगों के पास। एक पहला आंसर आया था अल्फा का मान भी 4 और बीटा का मान भी 4। एक आंसर आया अल्फा का मान 2 और बीटा का मान 1, और एक आया अल्फा का मान 1 और बीटा का मान 2। तीन तरह का आंसर आया है। इससे भी कुछ यूनिक और लोग कुछ लाए हैं। चलो देखा जाए, सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, हम लोग को केयर करना है। यहां पर पहले सुधार लिया है थोड़ा सा, एनो लिख दिया है, एनो ने क्या होते ए। यहां पर खाली ए और बी है, वैल्यू सब वही रहेगा, इससे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि यहां जो रिएक्शन दिया उसमें ए और बी लिखा हुआ है, नहीं तो ए और बी रहेगा, बाकी सब तो वही है। अब देखते हैं कि आंसर क्या आता है। देखा जाए, अगर ए का पावर अल्फा और बी का पावर बीटा है, नहीं तो हमको अल्फा और बीटा का मान निकालना है, तो निकाल सकते हैं। जब ए का मान निकालना है तो बी देखो कहां कहां कांस्टेंट है, तो बी कहां कहां कांस्टेंट है, 1 और 4, तो इसका 1 और 4 घेर दो, इसका भी 1 और 4 घेर दो। नहीं, अब तुम देखोगे तो इसका 1 से 4 हुआ है, 4 गुना हुआ है, 6 से 24 हुआ है, कितना हुआ है, 4 गुना हुआ है। दोनों को बराबर करने के लिए पावर कितना 1, तो अल्फा का मान कितना 1, सही है, अल्फा का मान 1 आएगा। अगला देखें, बी का वैल्यू निकालना है। देखो ए कहां कहां कांस्टेंट है, तो 1 और 2 में, तो इसका 1 और 2 घेर दो, इसका भी 1 और 2 घेर दो। 2 से ये हुआ है 4, 2 से 4 यानी 2 गुना, 7 से 28 यानी 4 गुना। दोनों को बराबर करने के लिए इसका स्क्वायर कर दो, नहीं तो बीटा का मान कितना 2, तो इसमें एक ही आंसर सही होगा, अल्फा का मान 1 और बीटा का मान 2। दिक्कत है? अब 4 और 4 कैसे आ गया था किसी का, बताइए, क्या गुना कर दिए थे भाई हैं? उससे क्या हुआ, पावर से क्या फर्क पड़ा, काट कूट के फिर वही आएगा, सॉल्व कीजिएगा तो इक्वेशन सॉल्व करके देखिए फिर वही आएगा, इतना में दिक्कत। चलिए, अब ये ध्यान रखना है कि ये जो ट्रिक आप लगाते हैं, ये ट्रिक आपका तभी लगेगा जब आपका बी में कोई ना कोई कांस्टेंट होगा, ए में कोई ना कोई कांस्टेंट होगा, तभी ये ट्रिक लगेगा। अब मान लीजिए कि आपको ऐसा होगा कि कोई इसमें कांस्टेंट नहीं रहे, सब वैल्यू अलग अलग रहे, तो उस केस में कौन सा नियम, समीकरण, समीकरण से ही आपको बनाना पड़ेगा। चलिए बोलिए, कुछ बोलना चाहते हैं? चलिए इसको बनाइए समीकरण से, समीकरण वाला ये है, ये बिना समीकरण के नहीं बनेगा, बनाइए।
देखा जाए, देखिए तो ए में कोई कांस्टेंट दिख रहा है क्या? ए में कुछ कांस्टेंट दिख रहा है? ये दोनों, चलो तो बी घेर दें। जिसका कांस्टेंट दिखता है उसका नहीं घेरते हैं, उसके बगल वाले घेरते हैं। घेर सकते हैं, नहीं घेर सकते हैं? घेर सकते हैं। ये बताओ 30 से 10 हो गया है, यानी घट गया है। कितना घट गया? 1/3 घट गया। आइए देखो तो 5.07 गुना 10 का पावर -5 और 5.07 10 का पावर -5, इसमें कोई चेंजिंग आया है क्या? इसका मतलब क्या है? 1। कोई चेंज मतलब नहीं, 1। बोल दिक्कत है? दिक्कत है ना है? अब बताओ इसका पावर हम कितना कर दें कि ये भी 1 हो जाए? क्या करें? 0। सही बात है, 0। तो कंफर्म है ये बीटा का पावर निकल गया और बी का वैल्यू निकल गया। बीटा का वैल्यू कितना? 0। यही ना करना था, बस में आ रहा है। तो बीटा का वैल्यू कितना आएगा? 0। अब इसी को समीकरण से बनाना था, बनाते हैं समीकरण से। चलिए देखा जाए। चलो पहला समीकरण बनाते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या है? आर। आर का मान क्या है? बराबर के ए का पावर अल्फा। ए कितना है? 0.20 का पावर अल्फा। देख लो भाई, समीकरण 1 में दिक्कत है। आर के जगह पर रख दिए, के का ऐसे ही वैल्यू उतार दिए। कहां गया कहां गया कहां गया? ए का मान, बी का मान, बोलो दिक्कत नहीं ना है? चलो दूसरा लिखते हैं। चलो ए का मान, बी का मान, समीकरण 1 बनाए, समीकरण 2 बनाए। पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 और 2 को डिवाइड करते हैं। इधर काटे कितना आएगा? 1। तो देखो हम वहां लिख रहे हैं, यहां सॉल्व कर रहे हैं भाई। 1 बराबर के कट गया, 20 आ गया। 1 का पावर कितना? अल्फा, गुना 30/10 यानी कि 3 का पावर बीटा। इतना लिखे हैं तो कौन दिक्कत है किसी को? नहीं दिक्कत है। चलो 1 बराबर 1 का पावर अल्फा तो 1 ही आएगा, यही है नहीं? यानी 1 बराबर 3 का पावर बीटा। अब बताओ बीटा का वैल्यू कितना रख दें नहीं कि ये भी 1 हो जाए? 0। कहीं ना कैसे बीटा का मान निकाल दिया है, सब 3 आ गया है। कोनो कोनो को नहीं आ गया है, हैं? बीटा का मान 3 आया है सर, अल्फा के मान में फंसे हुए हैं लोग। रुकिए थोड़ा सा देखते हैं लोग। नहीं, कितना इन्हें दिमाग लगाना है भाई, बताइए तो। दिक्कत है हैं? बताइए। ये नहीं समझ में आ रहा है, मैथ से है कि बायोलॉजी से है? बताइए। भयंकर विद्यार्थी हैं आप तो। सोचिए, हम कह रहे हैं क्या? एलएचएस और आरएचएस को बराबर करना है। तो दोनों को बराबर करने के लिए हम इस 3 का पावर कितना डाल दें कि ये भी 1 हो जाए? तो हम कह रहे हैं कि किसी भी चीज को अगर 1 के बराबर करना है तो पावर 0 करना पड़ता है। तो हम 0 कर दिए, तो बीटा का मान 0 आ गया। क्या कोई और पावर देकर आप इस वैल्यू को 1 कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। तो नहीं कर सकते हैं तो इसीलिए बीटा का मान 0 आया है। अब ठीक है, गजब गजब, भयंकर भयंकर आप लोग काम कर रहे हैं। बताइए, दिक्कत है? चलिए अब दूसरा पॉइंट आता है काजी का मान निकालने का, अल्फा का मान निकालने का। ये सब जो तुम लोग मैथ टीचर पढ़ाते होंगे नहीं, उनके सामने तुम लोग का ये सब चीज दिखाना चाहिए कि भाई देखिए क्या ही आप पढ़ा रहे हैं कि सबको इतना नहीं बुझा रहा है। चलिए कहां से निकल सकता है बताइए तो? बीटा का मान 0 रखते हैं कहां पर?
तो अल्फा का मान क्या करें, बोले तो क्या ही बकवास बात बोल रहे हैं, कुछ कुछ थोड़े बोल देना है। अल्फा का मान 1 कैसे आ गया भाई, ये 1 का पावर अल्फा है, तो यहां तो अल्फा का मान कुछ भी हो सकता है, इनफाइनाइट वैल्यू है यहां पर, नहीं है क्या। अल्फा का मान 0 भी रख सकते हैं, अल्फा का मान 1 भी होते हैं, 2 3 4 5 6 7 कुछ होंगे तो 1 आएगा, क्योंकि 1 का पावर अल्फा है, तो यहां से तो अल्फा का मान निकलेगा ही नहीं। खूब पढ़ रहा है सब मैथ ही सब। चलिए, और पहला समीकरण हम लोग बनाए थे उसको उतार ले थोड़ा, ये था 5.07 गुना 10 का पावर -5। देखिए उसको समझ, तुमको समझ में आया अभी जो बनाए हैं, और तुम कच्ची आधा कर जा रही थी कि सर आधा नहीं हो रहा है, बिहाइंड आधा कैसे करें हैं। चलिए देखा जाए, ये समीकरण 1 फिर से लिख दिए। अब 1 2 नहीं लिखेंगे, 1 लिख दिए, अब 3 को लिखते हैं, ठीक है। आर का मान कितना है 1.43, फोर जीरो 0.05, यही ना है जी। ठीक उतारे है ना, देख लीजिए कहीं गलती नहीं हो, इतना में दिक्कत नहीं ना है। इसको समीकरण 3 मान लेते हैं, ठीक है। अब 1 और 3 को डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब 1 और 3 को डिवाइड करेंगे तो देखो तो 5.07 गुना 10 का पावर -5 बट्टा 1.43 गुना 10 का पावर -4 बराबर के से के कट गया 20/40 1/2 का पावर अल्फा। देखो बीटा का मान निकाल चुके हैं कितना 0, तो ये वैल्यू क्या आएगा 1, आई भी क्या आएगा 1, तो यहां पे क्या बच गया, ये समझ में आ रहा है ना। बीटा का मान पहले निकाल चुके हैं गधा सब, 0 तो 0 रखे हैं, तो पावर 0 तो वैल्यू 1, पावर 0 तो वैल्यू 1, तो ये भी 1 ये भी 1, तो 1/1 आएगा, क्या कि इसको डिवाइड किए हैं, दिक्कत है। चलिए अब 5.07 और 1.43 को थोड़ा डिवाइड कर देते हैं, फाइव पॉइंट 3.545 3.545 लिख दिए। अब हम लोग को ध्यान रखना है, ये 10 का पावर 4 को ऊपर भेजते हैं, तो 10 का पावर क्या आएगा -1 बराबर में क्या आ गया 1/2 का पावर अल्फा, यही ना आएगा। नहीं, अब हमको अल्फा का मान निकालना है, तो जब भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाए और लगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, जब भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसी को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, 1/2 का पावर अल्फा आ गया, अब लग रहा है कैसे सॉल्व होगा, तो जब भी सॉल्व नहीं, ऐसा लगेगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म सॉल्व नहीं हो रहा, अल्फा का मान कैसे निकलेगा, तो उस समय एक ही तरीका होता है, लॉग टेबल का यूज करना। क्या यूज करना लॉग। अब यहां पर हम लोग दोनों साइड लॉग लेंगे और लॉग लेके सब सॉल्व करेंगे। चलो टेकिंग लॉग बोथ साइड, यहां पर लेंगे लॉग 3.545 गुना 10 का पावर -1 बराबर लॉग 1/2 का पावर अल्फा। बोलो इतना में दिक्कत है पहले,
किसी को? अब बताओ, ऐसा कहीं फॉर्मूला पढ़े हो? लॉग ए गुना बी का फॉर्मूला क्या होता है? लॉग ए प्लस लॉग बी। तो ये देखो, लॉग ए गुना बी है, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे। बोलो, दिक्कत है? लिख दिए इसको। अच्छा, ऐसा कहीं फॉर्मूला पढ़े हो? लॉग ए का पावर अगर बी दिया रहे तो बी आगे चला आता है। बोलो, दिक्कत है इसमें? तो यहां देखो, अल्फा है, दिक्कत है? अच्छा, ऐसा फॉर्मूला कहीं पढ़े हो? यहां ध्यान दो, ये -1 है, तो ये -1 को आगे ला सकते हैं? अभी ना पढ़ा है? ए का पावर बी, तो बी आगे आ जाता है। नहीं तो 10 का पावर -1, तो ये -1 जब आगे आएगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो बताओ, यहां -1 लिखे तो दिक्कत है? ये देखो, ऐसा लिखे तो दिक्कत है? log 10 का मान कितना होता है? और log 1 का मान 0। तो देखो, log 1 और log 10 था, तो log 10 का मान कितना आया? 1। तो 1 गुना 1 1 है ना आएगा जी। log 1 का मान और log 2 का मान 20 के 0 में देखते हैं, 30 10। अब इसके लॉग टेबल देखने आना चाहिए, तो एनसीईआरटी बुक है, निकालिए एनसीईआरटी किताब। एनसीईआरटी किताब में लास्ट में देखिए, लास्ट में लॉग टेबल दिया होगा, लॉग दिया होगा और एंटी लॉग दिया होगा, लघु गुणक और प्रति लघु गुणक। तो लघु गुणक देखिएगा, प्रति लघु गुणक मत देखने लगिएगा। मिला? चलिए, हमको log 2 का मान देखना है, तो ध्यान देखिए, 20 के 0 में देखिए, log 2 का मान 20 के 0 में नहीं मिल रहा है? 20 के 0 में 30 10, देखिए 30 10 लिखे हैं, और जो भी मान आता है उसमें दशमलव सबसे आगे लगाते हैं। जो वैल्यू लॉग टेबल में दिया हुआ है उसमें दशमलव कहां लगाते हैं? सबसे आगे। तो 30 10 दिया गया होगा, हम देखो दशमलव सबसे आगे लगाए हैं, उसको मिलवे नहीं किया, देखिए उसको मिला 20 के 0 में। बोलो जी, बहुत है, अभी खोजिए रहा है। मिला? और देखिए लास्ट बेंच, मिला? नहीं मिला, एक से गधा बैठा है। ध्यान दिया जाए। अगला, तो इसका मान हम लोग को मालूम चल गया। अब इसका मान देखना है, देखो कोई देखते हैं, 35 के 4 में देखो, 35 के 4 में
बोलो, है एक आदमी कोई बोलो, बोलो जी क्या आया है? 55490 सही देखा है ना? है जी। चलो अब इसी में 35 में 5 का मीन डिफरेंस देखो। मीन डिफरेंस सबसे लास्ट में 6 है, लास्ट बस एक नंबर का होगा। 6 दिया है। चलो अब इसको लास्ट में जोड़ना है, देख लो सब। यहां पे आ गया 6 9 4 5 और दशमलव कहां पर? सबसे आगे। दिक्कत है? चलो तो इतना का मान हम लिख रहे हैं, इतना का 0.5496 -1 बराबर अल्फा, और ये क्या आ गया गुना में -0.3010 आएगा। अब बोलो इसको 1 में से घटाओ, 0.5496, 10 में से 6 गया 4, 990, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 5 गया 4, 4504। यहीं पर सॉल्व करते हैं। ये घटा के आ गया -0.4504 बराबर माइनस अल्फा गुना 0.3010। यहां पर माइनस से माइनस कट गया। अब हमको कौन सी का मान निकालना था? अल्फा का। तो अल्फा बराबर 4504 बट्टा 3010। अब इसी को डिवाइड करना है, 4504 और 3010 को डिवाइड करना है। वन 1.49 यानी 1.49 का मतलब अप्रोक्सीमेटली आएगा 1.5 के आसपास में। अल्फा का वैल्यू आएगा 1.5। अब देख लीजिए इसमें कहां दिक्कत है। ये नहीं समझ में आएगा गधा, कैसे समझ में आएगा? इस समझ में आने के लिए मैथ ठीक होना चाहिए था, लॉग टेबल ठीक होना चाहिए था। केमिस्ट्री इसमें है कि समझ में नहीं आ रहा है। हमें केमिस्ट्री का काम कहां खत्म हो गया? यहां खत्म हो गया। इसके बाद भाई कौन सी है? लॉग नहीं पढ़ा, सारा गलती है। इतना में दिक्कत? बोलिए। चलिए अब ये करना है हम लोगों को, क्योंकि ये चैप्टर जो है, इस चैप्टर में जितना भी न्यूमेरिकल आएगा, जितना भी फॉर्मूला पढ़ना है, उस सब में लॉग टेबल आएगा। ध्यान रखना है, बार बार इस फॉर्मूला में लॉग का यूज आएगा। क्योंकि देखो इसे पढ़ना है हम लोगों को टाइम का फॉर्मूला, नहीं तो टाइम का फॉर्मूला भी आएगा t = 2.303/k log a बटा a - x। देखो लॉग आ गया, फॉर्मूला में ही लॉग आ गया। तो बिना लॉग के ये सॉल्व नहीं होगा। बस में आ रहा ना? तो अगले क्लास में हम लोग लॉग टेबल देखना सीखेंगे, क्या कि लॉग टेबल कैसे देखते हैं या लॉग पे आधारित क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, ये हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। तो आपका काम क्या है कि सभी लोग एनसीईआरटी बुक लेके आएंगे। अरे गधा सुनाई दे रहा है? अब देखिए उसको। अरे गधा क्या कर रहे हैं तुमको? जब हम बोल रहे हो तो तुम उधर काहे घूम के बात कर रहे हैं? सभी लोग कल याद से एनसीईआरटी किताब अपना लेकर आएंगे। ध्यान रखना है, कौन सा? वॉल्यूम 1 जिसमें लॉग टेबल दिया रहता है। ध्यान रखना है। तो कल क्लास में हम लॉग टेबल पर देखना सीखेंगे, उस पर आधारित क्वेश्चन बनाएंगे, नहीं तब हम लोग फिर थ्योरी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है।